हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल नव्या ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज मैं क्लास 10 का मैथ लेकर के आया हूँ और इसमें अलजेब्रा चैप्टर चल रहा है भाई। अलजेब्रा के द्विघात समीकरण। आज पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से मूल कैसे प्राप्त करेंगे वो देखना है और द्विघात समीकरण के सूत्र को आज निर्धारित कर देते हैं। फिर एक्सरसाइज 4.2 जाएंगे। 4.1 तो पहले ही बता चुका है और अब 4.2 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। उसके पहले द्विघात के जो सूत्र आए हैं वो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात करते हैं। तो चलिए देखिए वीडियो और एंजॉय कीजिए। देखिए, सामान्य समीकरण, द्विघात समीकरण का सामान्य सूत्र। सामान्य समीकरण जो था इसका वो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में था। मूल संरचना द्विघात समीकरण का यही है। 4.1 एक्सरसाइज जब बना रहे थे तो उसमें देखे थे कि a b c जो है वो अचर रहते हैं, x चर रहता है। क्योंकि ये द्विघात समीकरण है तो x का 2 मान आता है, त्रिघात में 3 मान आएगा। एक चर वाले रैखिक समीकरण, जो रैखिक समीकरण की बात करें तो उसमें x का एक और केवल एक ही मान आता था। 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो चैप्टर 3 में पढ़े थे उसमें x और y 2 चर रहते थे और लीनियर था, माने रैखिक था, तो x का एक मान और y का एक मान आता था। ये द्विघात समीकरण में चूंकि अधिकतम घात चर पर अधिकतम घात 2 है, इसलिए x के 2 मान आएंगे, एक अल्फा और एक बीटा के रूप में। तो x का मान ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण में एक सूत्र है, उस सूत्र को आज हम देखते हैं और पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से देखते हैं। पहले से हमको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक और चीज़ पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में यही 2 फॉर्मूला लागू होगा। थोड़ा सा इसमें ट्रिक है, टिपिकल है, लेकिन अगर बढ़िया से कंसस होकर के अगर सबको देखोगे तो समझना इजी हो जाएगा। अब सवाल है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लगावें इसमें या a माइनस बी का होल स्क्वायर लगावें। यहाँ पर क्लास 9 में एक चीज़ बताई थी कि जब गुणनखंड करने के लिए आया था ना, तो यहाँ पर प्रथम पद के बाद जो चिन्ह आता है प्लस का, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, और यहाँ यदि माइनस होता था तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते थे। याद होना चाहिए कि उस समय ये बात हम बोले थे ना, गुणनखंड करने के क्रम में द्विघाती बहुपद को। क्लियर? निश्चित है कि यहाँ प्लस है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लगाएंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यही है जो कि क्लास 7 से हम लोग रटते आए हैं और जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, ये प्लस बी का होल स्क्वायर। बढ़ते हैं आगे। और इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए प्रथम पद को पूर्ण वर्ग घोषित करना है। प्रथम पद को पूर्ण वर्ग घोषित करने के लिए इस a को लुप्त करना है। अब a को लुप्त करने के लिए हम करेंगे क्या, ये हो गया LHS और ये 0 जो हो गया वो RHS के साइड हो गया ना। तो लिखेंगे दोनों योर। आज इंटरेस्टिंग है इसलिए तुम साइलेंट रहोगे और चुपचाप समझने का प्रयास करोगे। जो समझ में नहीं आएगा उसको हम क्लियर करेंगे। दोनों योर ए से भाग देने पर, अब दोनों जो अगर ये से भाग देंगे तो ये x² प्लस बी एक्स प्लस सी बटे a इज इक्वल टू 0/a। क्लियर? अब यदि a से भागा दे रहे हैं तो
इस पद के भी नीचे ये है, इस पद के भी नीचे और इसके भी नीचे ये है, सबके नीचे ये एलसीएम लेते हैं तो ऐसा ही ना बनता है। सो जब इसके नीचे जब आएगा तो ए और ये कट जाएगा तो केवल एक्स स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर बी बटे ए एक्स बचेगा, नीचे ये रहता रहेगा ना, इसके नीचे ये जो है वो ये और ये कट गया तो केवल एक्स स्क्वायर बचा, इसके नीचे बी बाई ए बचेगा और यहाँ पर सी बाय ए इज इक्वल टू 0। 0 को कोई भी संख्या से भाग देंगे तो क्या होता है 0, नहीं 0 को कोई भी संख्या से भाग देंगे तो 0 और कोई भी संख्या को 0 से भाग देंगे तो वो इन्फिनिटी बनता है। ठीक है, तो सी 0 बटे ए इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आ गया प्रथम पद जो है वो एक पूर्ण वर्ग वाला पद आ गया, हम इसको ए स्क्वायर मानेंगे और यहीं से हमारा सिलसिला शुरू होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हमको 2ab ढूंढना है और बी स्क्वायर भी ढूंढना है, ढूंढते हैं ए, इसको हम ए स्क्वायर लिखें प्लस फॉर्मूला में जो 2 और ए के जगह पर ये तो हमारा एक्स है ये और बी के जगह पर b बाय 2a लिखेंगे क्योंकि 2 से हम अगर ऊपर गुना किए हैं तो नीचे भागा भी दे दिए 2 से। अब ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो फिर bx बटे यही बचेगा। जब 2 हम बढ़ाए हैं तो यहाँ पर 2 को हटाना, पद को सेम करने के लिए जितना गुना कर रहे हैं उतना हम भागा दे दिए या फिर जितना हम जोड़े उतना घटा दिए या फिर जितना हम घटाए उतना जोड़ दिए तो क्या हो जाता है वो इक्वल हो जाता है, होता है कि नहीं। सो यहाँ पर क्या बन गया कि ए स्क्वायर प्लस 2ab, बी के रूप में क्या है b बटे 2a, तो b के जगह पर b स्क्वायर b बटे 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर से देखना चाहिए कि फॉर्मूला हमको ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है तो ये स्क्वायर वाला पद मिल रहा है, 2ab को यहीं से ढूंढना है और ये पद में किसी प्रकार का इसमें गड़बड़ी ना हो, बदलाव ना हो, उस प्रकार यहाँ सेटिंग करेंगे तो 2ab तो वो 2 जो फॉर्मूला का है वो यहाँ लिख दिया अपने से, ये बढ़ गया ज़्यादा नहीं और इन पदों के साथ ये गुना हो गया तो ये 2 को हम अगर नीचे भागा देते हैं अपने मन से, सब अपने मन से, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में यही एक टेक्निक है, तो ये 2 और 2 कट जाएगा तो फिर bx बटे यही बचेगा है, bx बटे यही बचेगा, सो बचा देंगे। फिर ये बी स्क्वायर, अब यहाँ पर 2a के रूप में आया और b के रूप में आया b बटे 2a, b बटे 2a b मान लो तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये प्लस जो b बटे 2a का होल स्क्वायर किए तो इतना इतना फिर बढ़ गया तो हम इतना फिर इसको घटा देंगे तो फिर ये वाला पद और ये वाला पद कट जाएगा, हमारा फिर यही पद बचेगा। प्रॉब्लम, अब इधर जो बच गया c बाय a उसको रखेंगे हम अभी, ये वाला पद पर आ गए। बीच में ही थोड़ा सा मेहनत है और बीच में ही टेक्निक है, बीच में ऐसा टेक्निक कि तुमको क्या करना है कि 2ab जो पद है 2ab में ये तो यहाँ मिल जाएगा 2 फार्मूला के लिए, b के लिए जो यहाँ पर सेटिंग अपने ही तो यहाँ b बाई ए है, b बाई ए तो दिए वो 2 बढ़ गया, कौन सा यहाँ जो मल्टीप्लाई किया वो 2 यहाँ बढ़ गया ना तो b बाई ए हो गया, b बाई ए तो ये b बाई 2 ये बन गया b तो b स्क्वायर हो गया, यहाँ इतना जोड़ा गया है अपने मन से तो इतना घटाया गया, ये जो पद है वो पहले से ही। प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो चीज हुआ ठीक है, ये चीज ये क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसका फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a किसको माने हो एक्स को, b किसको माने हो b बाय 2a का होल स्क्वायर कर दिए। इस पद को उधर लेते और इसको भी उधर लेते, ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा यानी b बाय 2a का यहाँ पर होल स्क्वायर हो गया और माइनस c बाय a हो गया, जीरो तो रहा नहीं, ये उधर गया तो प्लस में और c बाय a उधर गया तो माइनस में। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, x प्लस
बी बाय 2 ये का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बटे 4a² माइनस सी बाय ए। सही है ना? आगे बढ़ते हैं। इन लोगों का एलसीएम यहाँ चलेंगे। थोड़ा सा तुम लोग को एक बार में समझने में दिक्कत होगा, ये प्रत्येक साल की बात है। नहीं, जब बनाने लगोगे ना तो हैबिट हो जाएगा, फिर इजीली बनाने शुरू कर दोगे। इसका एलसीएम हो जाएगा 4a²। तो यहाँ पर लिखेंगे 4a²। 4a² एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे तो 1 को b² से मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल b²। ये माइनस था यहाँ तो हम माइनस दे दिए। 4a² को जब ये से डिवाइड करेंगे तो एक कट जाएगा। हाँ, 4a² को जब a से डिवाइड किए, कौन होता है ये होता है ना, इस a से डिवाइड किए तो ये कट जाएगा तो क्या 4 ये बचेगा कि नहीं बचेगा? कैसे हुआ? अधिकतम घात वाला जो है ना वो लिया जाता है यहाँ पर, बुझेगी ना? जैसे हम तुमको दिखाते हैं कि 4a और ये का एलसीएम लो, नहीं a से डिवाइड करो तो यहाँ 4 a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a² हो जाएगा, 4a और यहाँ पर 1 हो जाएगा। बुझेगी? डिवाइड करेंगे तो है ये स्क्वायर है, यहाँ डिवाइड करेंगे तो 4a ही बचेगा और यहाँ 1 बचेगा ना। अब क्या होगा, ये इंटू 4a तो क्या 4a² आया कि नहीं आया? एलसीएम वही नहीं। बीजगणित में तुम लोग को सिलेबस से एक चीज़ हटा दिया है। जब पहले जब शुरू किए थे पढ़ाने के लिए तो उसमें एलसीएम और एलसीएम इसमें भी था, अलजेब्रा में भी था, बुझेगी नहीं? अब यहाँ जब हटा दिए तो क्या बच गया? 4 ये बच गया, जो ये रह गया तो 4a और इधर c जो था वो c रह गया। प्रॉब्लम? चलते हैं आगे। एक बात कहते हैं, ये स्क्वायर हटा दें। कहते हैं स्क्वायर जब हटाते हैं तो प्लस माइनस के रूप में 2 मान प्राप्त होता है, जो कि चैप्टर 2 में देखे तो एक क्वेश्चन नहीं था, t² - 15 इज इक्वल टू 0 किए थे सोल्यूशन प्राप्त करने के लिए। फिर t² इज इक्वल टू 15, फिर t इज इक्वल टू प्लस माइनस 15। तो द्विघात समीकरण में जब पावर हटाना है तो उधर रूट चढ़ेगा, और रूट चढ़ेगा तो उसके साथ साथ प्लस माइनस 2 मान के रूप में प्राप्त होता है। ऐसा किए थे उस समय, याद है ना? तो उसी प्रकार यहाँ पर x + b/2a अगर करते हैं तो प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac बटे 4a²। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। x + b/2a इज इक्वल टू प्लस माइनस b² - 4ac बटे, इस पर रूट हटा दिए, इसका मतलब है कि 4 का वर्गमूल 2 और a² का 1। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं क्योंकि ये बीच में आ गया ना मेरा, इसीलिए x को हम यही रखेंगे। ठीक है? अब b/2 ये को उधर ले जाएंगे तो माइनस b/2 ये होगा, और ये प्लस माइनस ये दिया हुआ है, और यहाँ पर लिखेंगे b² - 4ac बटे 2a। कितना हो गया? सही है ना? तो x इज इक्वल टू, अब इन लोगों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या बनेगा? 2 ये बनेगा। ठीक है? इधर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac। ठीक है? ये 2 मूल प्राप्त हुए, एक प्लस वाले और माइनस वाले। तो जानते हो कि x का यहाँ 2 मूल प्राप्त हो गया,
x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2e प्लस होगा ये। और एक और जो x का मान प्राप्त हुआ x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2e। तो इसको हम अल्फा कह देंगे प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2e, और इसको हम बीटा कर देंगे माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2e। ठीक है ना। इतना हमारा ये अल्फा और बीटा का मान पता करने के लिए काफ़ी है। ठीक है। अब यहाँ हमारा सूत्र निर्धारित हो गया भाई, यही सूत्र है मेन द्विघात समीकरण का। ये दो सूत्र हम प्राप्त कर दिए। थोड़ा और कुछ कहानी है इसमें। कंडीशन क्या है, जिस प्रकार तुमने देखा था दो चर वाले रैखिक समीकरण में a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, तो वो हो जाता था प्रतिच्छेदी, एक और केवल एक मूल प्राप्त होता था। a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज इक्वल टू c1 बटे c2, वो हो जाता था समपाती। नहीं, तो जो समपाती होते थे उसका अपरिमित रूप से अनेक है, और जो समांतर होते थे उसका कोई हल नहीं। द्विघात समीकरण में कुछ ऐसे कंडीशन है उस समय उसका मूल प्राप्त नहीं कर सकेंगे, उस चीज़ को हम बताएंगे। इसके पहले जरा सा देख लो कि एक शब्द होता है डी, डी फॉर विविक्तकर, डिस्क्रिमिनांट उसको बोला जाता है। डिस्क्रिमिनांट स्पेलिंग दैट विविक्तकर बोला जाता है। तो डी इज इक्वल टू द्विघात समीकरण में जो द्विघाती समीकरण ये वाला चीज ना, इसमें से उठा करके बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac है, रहता है नहीं। तो यहाँ पर क्या करोगे कि अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी बटे 2 ये कर दो, और बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी बटे 2 ये कर दो। डी फॉर डिस्क्रिमिनांट फॉर विविक्तकर, नहीं, तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा द्विघात समीकरण के सूत्र। अब रहा क्या कि मूल प्राप्त करने के शर्त, कैसा मूल प्राप्त करेंगे तो कैसा मान आएगा, हम उसको अभी बताएंगे। ठीक है, तो ये पहले इसको नोट करते हैं, फिर एक स्टेप और बचा हुआ थोड़ा सा छोटा सा, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पर जाएंगे। एक बार फिर देखा जाए कि ये जो डी है ना, वास्तव में इसको विविक्तकर इंग्लिश में डिस्क्रिमिनांट कहते हैं, इसका इंग्लिश प्रकार है। तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। मूलों की प्रकृति डी से ही प्राप्त करते हैं। अब मूलों की प्रकृति को कैसे प्राप्त करेंगे डी के द्वारा, वो देख लेते हैं। कुछ ऐसे द्विघात समीकरण मिलेंगे हमको जिसको हल हम नहीं कर सकेंगे। कुछ ऐसे समीकरण हमको मिलेंगे जो दो मूल प्राप्त होंगे लेकिन दोनों का मान सेम होगा। अल्फा बीटा तो मान आएगा ना, दोनों का मान सेम होगा। कुछ ऐसे भी मान प्राप्त होंगे जो दो मूल प्राप्त तो होंगे लेकिन दोनों का मान वैल्यू अलग अलग रहेगा। तो देखते हैं मूलों की प्रकृति को। आते हैं मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति समीकरण तो हमारा ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है।
सामान्य समीकरण हमारा यही है ना, ये हमारा सामान्य समीकरण है। मूलों की प्रकृति को नोट कर लोगे, ऑब्जेक्टिव में तुमको पूछा जाएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव वाला चीज़ है। और b इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, जो कि हम लोग देखे थे, हमने जो प्राप्त किए थे उसमें ना। ठीक, कंडीशन 1, यदि d इज ग्रेटर देन 0, यानी d का मान 0 से बड़ा है, ठीक है, तो दो असमान मूल प्राप्त होंगे, यानी अस्तित्व में है, अस्तित्व में है। d इज इक्वल टू, यदि 0 हो, d का मान 0 से बड़ा हो, d का मान 0 से बड़ा हो मतलब वो धनात्मक पूर्णांक में हो, पॉजिटिव इंटीजर नहीं। d का मान यदि 0 से बड़ा हो तो दो मूल तो प्राप्त होंगे, लेकिन वो दोनों असमान रहेंगे, अलग अलग मान रहेगा। क्लियर। कंडीशन 2, यदि d इज इक्वल टू 0 तो दो समान मूल प्राप्त होंगे, और इसको भी हम कहेंगे अस्तित्व में है। d का मान जहाँ 0 आ गया, अल्फा का भी मान और बीटा का मान जो प्राप्त होगा वो दोनों समान रहेगा। d का मान यदि 0 से बड़ा हो गया तो अल्फा और बीटा दोनों का मान अलग अलग प्राप्त होगा। बच गया d इज लेस देन 0, नहीं। यदि d इज लेस देन 0 तो अस्तित्व में नहीं, ठीक है। अभी क्लास 10 में है ना, तो हमको यही जानना हो कि d का मान अगर नेगेटिव इंटीजर में आए, यानी ऋणात्मक आए, धनात्मक आए तब तो ठीक है, 0 आए तभी ठीक है, लेकिन अगर d का मान ऋणात्मक हो, माने नेगेटिव इंटीजर में हो, तो हम लोग उसका मूल प्राप्त नहीं कर सकेंगे। प्राप्त होता है, उधर ISC में जब जाएंगे ना, तो d का मान जब ऋणात्मक आता है तो उसका भी एक अलग मान प्राप्त होता है, उस समय बताया जाएगा। लेकिन हम लोग को फिलहाल यही चीज़ जानना है कि d इज लेस देन 0 तो अस्तित्व में नहीं है, ठीक है। और इस प्रकार के जो समीकरण हमको मिलेंगे उसको हल नहीं करेंगे, ठीक है। तो मूलों की प्रकृति हो गया। और ठीक, अब यहाँ से हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 4.2। हमारे यहाँ तक का काम समाप्त हुआ। द्विघात के सूत्र यही हैं। वैसे तो तुम देखे थे चैप्टर 2 में कि मूलों का योग और मूलों का गुणनफल इक्वल क्या था, तो उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे यहाँ पर, उस समय इसको बताया गया था वहाँ पर, ठीक है। तो इस पर